आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका खूबसूरत से चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में। थर्मोडायनेमिक्स के 5वें लेक्चर में हम लोग पहुंच गए हैं। उम्मीद करता हूं कि अभी तक के चारों वीडियो आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उसको आप पहले देखिए। मैं कोशिश किया हूं कि फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको बहुत ही आसान तरीके से आप तक लाऊं। तो हमने चौथे लेक्चर में बात किया था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे। वहाँ हमने वीडियो को ख़त्म किया था और मैंने बताया था कि उस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जितने भी प्रोसेस हैं उन सब में हम 3 काम करेंगे: वर्क डन, इक्वेशन और ग्राफ। यही तीनों पढ़ेंगे। पहला हेडिंग है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आइसोबैरिक प्रोसेस। लेकिन हम हेडिंग डालने से पहले ये समझ लें कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब होता है कि कोई गैस अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, उसके दौरान उस गैस का जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल मतलब उसका जो वॉल्यूम है, उसका टेम्परेचर, उसका प्रेशर कैसे चेंज होती है, इसी चीज़ के स्टडी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में करते हैं। ठीक है, पहला हेडिंग डालते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस। पहला हेडिंग है आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या कहता है? इस प्रोसेस में जब गैस अपने जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है तो उसके दौरान ये जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है। द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which pressure remain constant. Pressure remain constant. ये तो हो गया आइसोबैरिक प्रोसेस का डेफिनेशन। ठीक है, कोई एक स्टेट है, इसी चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास ये एक कंटेनर है। इस कंटेनर में कुछ गैस भरा हुआ है यहाँ, जो कि और एक पिस्टन से कवर्ड है। इसमें ये गैस है। इस गैस का अमाउंट है n नंबर ऑफ मोल्स है। ये n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल। इसका इनिशियल प्रेशर P है, P1 मान लेते हैं। वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। क्लियर है? इस गैस का ये सब डाटा है। नंबर ऑफ मोल्स n है, प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है। जब ये आइसोबैरिक प्रोसेस के अंडरगोन इस कंटेनर को लाया गया तो इसके दौरान इसका कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कुछ ऐसे चेंज हुआ कि इसमें नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहे, फाइनली नंबर ऑफ मोल्स n रहे। प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ, प्रेशर भी P1 ही रहा फाइनली भी। और वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया। इसको ऐसे समझ लो कि लेट्स सपोज कि ये वॉल्यूम यहाँ तक हो गया होगा V2, इसके दौरान इसका टेम्परेचर T2 हो गया। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस का इतना ये बेसिक तरीके से आप समझ सकते हो कि हाँ कुछ ऐसा हुआ होगा जिसमें प्रेशर सेम रहा होगा। अब आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करते हैं और समझते हैं कि क्या इसका इक्वेशन है, फिर पढ़ेंगे इसका वर्क डन और फिर पढ़ेंगे ग्राफ। हमें 3 ही काम करना है। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, क्या क्या हमें करना है। 3 ही काम करना है। ऐसे एक हिंट सा मैं लिख देता हूँ: वर्क डन, इक्वेशन और ग्राफ। वर्क डन, इक्वेशन और ग्राफ एंड ग्राफ, ये 3 ही चीज पढ़ना है किसी प्रोसेस में। तो अब यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन, P
इनिशियल कंडीशन देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या था हमारे पास इनिशियली। ये जो कंटेनर था उसमें इनिशियली क्या क्या था, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, PV इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स N, गैस कांस्टेंट R, टेम्परेचर T1। ठीक है, फाइनली क्या हुआ, प्रेशर में कोई चेंज नहीं आया P1, वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स उतना ही रहा N, गैस कांस्टेंट R और फाइनल टेम्परेचर T2। क्लियर है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो R है ना, R गैस कांस्टेंट होता है जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, ये होता है इसका यूनिट। ठीक है, अच्छा अब अगर हम ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे, ऑन डिवाइडिंग 1 and 2, ऑन डिवाइडिंग 1 and 2 हमें क्या मिलेगा, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू, ये NR और ये NR कैंसिल हो जाएंगे, आप यहाँ देखिए NR कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला T1 अपॉन T2। ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को कहते हैं इक्वेशन ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, इक्वेशन ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस। तो ये जो है ना V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, ये है इक्वेशन ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है, हमने अभी इक्वेशन की बात कर ली, अब हम बात करेंगे वर्क डन की। ठीक है, तो अगर इक्वेशन आइसोबैरिक प्रोसेस का इक्वेशन आपसे पूछे तो क्या बताओगे, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, है ना, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो। ठीक है, अब वर्क डन की बात कर ले, रीडिंग है वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। हमने पहले ही आपको एक जनरल इक्वेशन बताया था, वर्क डन का एक जनरल इक्वेशन dW इज इक्वल टू इंटीग्रल PdV, ये मैंने एक आपको इक्वेशन बताया था वर्क डन का। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस, इन आइसोबैरिक प्रोसेस, हमारे पास एक जनरल इक्वेशन ये है dW इज इक्वल टू PdV इंटीग्रल। क्योंकि ये प्रोसेस आइसोबैरिक है तो प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट। इस इंटीग्रल, ये जो इंटीग्रल है इससे बाहर आ जाएगा P, dV का इंटीग्रेशन हो जाएगा। चलिए करते हैं, जब वर्क डन 0 था, मान लेते हैं इनिशियल, इसको ऐसे लिखिए आप, dW इंटीग्रल 0 से लेके टोटल वर्क डन W तक, P कांस्टेंट था बाहर आ गया, dV वॉल्यूम में चेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ था, V1 से लेके V2 तक, कंटेनर वाला याद कीजिए। ठीक है, तो ये V1 से लेके V2 तक, मतलब यही है कि जब कंटेनर का वॉल्यूम V1 था, मन हो गया, तो जब कंटेनर का वॉल्यूम V1 था तब उस कंटेनर में जो भी गैस था उस पर कोई वर्क नहीं कर रही थी, क्योंकि वर्क तभी होता है जब वॉल्यूम में चेंज होता है। जब कंटेनर V2 फाइनली चला गया, वॉल्यूम जब कंटेनर का V2 हो गया तब कुछ वर्क W की, तो उस दौरान ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस W इज इक्वल टू P। अब इसका इंटीग्रल आपको आता होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हैं, V2 माइनस V1, ये एक जनरल फॉर्मूला आ गया जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू P डेल्टा V। ये एक इक्वेशन हो गया इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस वर्क डन का। कई बार हमसे वॉल्यूम नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, केवल टेम्परेचर दे दिया रहता है, उस समय में आपसे पूछा जाता है कि टेम्परेचर का चेंज बताइए, वर्क डन बताइए आइसोबैरिक प्रोसेस में।
तो उस केस के लिए आप ऐसे यूज कर सकते हैं, W इज इक्वल टू P, ये जो इक्वेशन है V2 माइनस V1, हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके क्या मैं V इज इक्वल टू nRT/P लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यही इक्वेशन यहाँ यूज करते हैं। V2 के लिए मैं क्या लिखूंगा, V2 इज इक्वल टू nRT2/P, V2 इक्वल टू nRT2/P, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है इस प्रोसेस में, माइनस V1 इज इक्वल टू nRT1/P। समझ में आ रहा है? तो वर्क डन का एक और फॉर्मूला आता है, यहाँ से P अगर कॉमन ले लिया जाए तो nR/P अगर कॉमन ले लूँ मैं तो यहाँ पे आएगा T2 माइनस T1, ये P से P कैंसिल हो गया तो हमारे पास ये वर्क डन का फॉर्मूला बचा nR/T2 माइनस T1 मतलब डेल्टा T। ये दो फॉर्मूला हुए आइसोबैरिक प्रोसेस के वर्क डन का। क्लियर है? इक्वेशन हमने पढ़ा था V1/V2 T1/T2, ये वर्क डन हुआ P डेल्टा V या nR डेल्टा T। क्लियर है यहाँ तक? तो दो चीज हमने पढ़ लिया, एक तो पढ़ा हमने इक्वेशन, दूसरा पढ़ा वर्क डन। अब पढ़ते हैं ग्राफ के बारे में। ये जो आइसोबैरिक प्रोसेस है इसका ग्राफ के बारे इसको थोड़ा समझते हैं ग्राफिकली। ग्राफ क्या क्या हो सकते हैं? ग्राफ तीन ही ग्राफ हो सकता है ना, या तो PV, VT या PT, इससे ज्यादा भी हो सकता है क्या? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल तीन है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। तो ग्राफ को थोड़ा समझते हैं। ग्राफ ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, देखो यार, ये जो मैं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ ना, मेरा सिर्फ और सिर्फ यही मकसद है कि दिमाग में जो एक मिथ बना हुआ है कि फिजिक्स बहुत टफ है, इस चीज़ को दूर करना। क्योंकि फिजिक्स दो तरीके का चीज़ है, एक व्हाट यू हैव टू स्टडी एंड अनदर थिंग व्हाट इज गिवन इन द बुक। दो चीज़ है, आपको क्या पढ़ना है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना है, और क्या दिया गया है वो तो आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो। तो हमें अभी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि जो भी बच्चे 11th में या 12th में हैं, केवल और केवल इतना ही अभी सोचे, आपको फिजिसिस्ट बनना नहीं है, नीट क्रैक करना है या जेईई मेंस देना है। तो सिर्फ और सिर्फ आप इसी बात पे ध्यान दीजिए कि एग्जामिनर का क्या मोटिव है क्वेश्चन आने का, क्या पढ़ना चाहिए हमें, ना कि क्या कितना पढ़ना है। इस बात पे ध्यान नहीं, कितना पढ़ना है इस पर मैं कंसंट्रेट नहीं करूँगा। तो बस मेरा यही मकसद रहा है कि हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपके पास लाऊं, आप अच्छे से समझ पाओ। आपको पता है क्या करना है, इसी तरह वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, जो भी करना है सब्सक्राइब कीजिए। ये सब चीज़ तो उतना मकसद रहता नहीं है मेरा। खैर, पहला ग्राफ है PV ग्राफ। PV ग्राफ प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ। अगर प्रेशर y एक्सिस पे दे दिया गया, वॉल्यूम x एक्सिस पे दे दिया गया, तो कैसा ग्राफ आना चाहिए? आइसोबैरिक प्रोसेस में, आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट होता है? प्रेशर। अब प्रेशर 0 से लेके कोई एक फिक्स वैल्यू कर लो। लेट्स सपोज यहाँ पे हमने कर लिया 2 atm। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ 2 atm प्रेशर है, ठीक है। अब तुम वॉल्यूम को कितना भी बढ़ा लो, क्या प्रेशर चेंज होगा आइसोबैरिक में? नहीं। तो ये प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है, किसी एक पॉइंट पे ये प्रेशर कांस्टेंट रहेगी, चाहे भले ही तुम यहाँ V1 कुछ मतलब 2 लीटर 5 लीटर 4 लीटर कुछ भी बढ़ाते जाओ, 6 9 कुछ भी लीटर, तो ये जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगी। ये जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम कितना भी बढ़ा लो लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगी। ये है PV ग्राफ हुआ आपका आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए। और इसका वर्क डन निकालना है, क्या करना होगा? ये जो एरिया है, इस एरिया एक रेक्टेंगल हो गया, इस रेक्टेंगल का डेल्टा V इंटू AP कर लो, आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ पढ़ते हैं जो कि क्या है? PT ग्राफ। फिर से
पहले आसान वाला ग्राफ ही पढ़ लेते हैं, पीटी ग्राफ। पीटी ग्राफ फिर से वही बात कि प्रेशर को तो चेंज होना नहीं है, टेम्परेचर आप T1 से T2 कितना भी कर लो, ग्राफ आपका ऐसा ही आएगा। क्लियर है ना? ये टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लो, प्रेशर उतना ही रहना है। ये T1, ये इन पे T2, ठीक है। P इंटू NR डेल्टा टी, याद रखो NR डेल्टा टी, NR डेल्टा टी जब प्रेशर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से NR आ जाएगा और ये डेल्टा टी आएगा। तो ये जो ग्राफ है ना, पीटी ग्राफ, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब अगला ग्राफ है वीटी ग्राफ। इस ग्राफ को समझने के लिए हमें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को समझना होगा। आप सबको आता होगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, आता है क्या? नहीं आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ सीख लेंगे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये m क्या होता है? सबसे पहली बात y क्या होती है? y होता है y एक्सिस में जो भी चीज़ डिनोट किया जाता है y एक्सिस में, अभी क्लियर हो जाएगा। m क्या होता है? उसको कहते हैं स्लोप। c क्या होता है? कोई कांस्टेंट होता है। x क्या होता है? जो x एक्सिस को दिखाता है, x एक्सिस पे जो वेरिएबल जो भी दिखाया रहता है ग्राफ में वो होता है, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। वीटी ग्राफ समझते हैं। अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन यूज करें PV इज इक्वल टू nRT, तो यहाँ प्रेशर तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वो भी कांस्टेंट है। एक बार हमने जो कंटेनर में गैस ले लिया उसका मोल चेंज नहीं होने वाला है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, वो तो चेंज होगा ही नहीं। तो ये चीज़ कांस्टेंट होने के कारण V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिख दूं मैं, कोई दिक्कत है क्या? तीनों चीज़ कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम जैसे बढ़ेगा वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ेगा। यही चीज़ तो हमारा इक्वेशन भी था। खैर, तो यहाँ से अगर मुझे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है तो मैं लिखता हूँ V इज इक्वल टू NR/P इंटू T प्लस 0। बताओ क्या ये चीज़ समझ में आया? इस दोनों इक्वेशन को अगर आप कोरिलेट करो तो अब आपको ये ग्राफ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये वॉल्यूम है y एक्सिस पे, x एक्सिस पे है टेम्परेचर, क्लियर है। y इज इक्वल टू m इज स्लोप। व्हाट इज स्लोप है? ये है स्लोप। x एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर। और इंटरसेप्ट कितना है? 0। इंटरसेप्ट 0 जो कि लाजमी भी है क्योंकि टेम्परेचर इन केल्विन लेते हैं हम जनरली, इन केल्विन, तो 0 केल्विन टेम्परेचर नहीं होता है ना। इसीलिए, और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। इंटरसेप्ट 0 है तो ऐसा लगेगा कि ये 0 से पास हो रहा है, क्योंकि आइडियली टेम्परेचर 0 नहीं हो सकता, इसीलिए हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन दिया। क्लियर है? ये कई बार पूछा जाता है कि यहाँ पे ये जो लाइन है ये डॉटेड क्यों है, या फिर why VT graph doesn't touch to start from origin? It seems as if it has started from origin. ऐसा दिखता है कि ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ओरिजिन से होता नहीं है क्योंकि 0 केल्विन इन प्रैक्टिकल नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये हो गया हमारा VT ग्राफ। इस केस में अगर मैं यहाँ मानता हूँ कि ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस से कुछ तो एंगल बनाई है, लेट्स सपोज ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे जो स्लोप है ना, तो क्या मैं टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा? टेन थीटा, तो कुछ तो वैल्यू आएगा यहाँ से V अपॉन टी करो, यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? NR/P लिख सकता हूँ क्या मैं? यहाँ देखो टेन थीटा इज इक्वल टू, और ज़्यादा बेटर से लिखो, टेन थीटा इज इक्वल टू V/T। क्या मैं इसको यहाँ से लिख लो, ये V मान लो, डेल V मान लो, ज़्यादा बेटर होगा। और इसको आप डेल्टा T मान लो,
क्यों? क्योंकि कुछ इनिशियल से फाइनल के बीच में गया होगा टेम्परेचर। V/T tan थीटा NR/V, क्लियर है? खैर, हमें मेन चीज़ जो समझना है वो ये है कि थीटा, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स और R कांस्टेंट है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। ये चीज़ समझना है, समझना है? क्या समझना है? थीटा, ये जो कोई ग्राफ है उसका एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है वो प्रेशर के इन्वर्सली डिपेंड करता है। मतलब जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा। हम क्वेश्चन में करेंगे, ठीक है? तीनों ग्राफ क्लियर है? कौन कौन से ग्राफ थे? PV ग्राफ, PT ग्राफ और VT ग्राफ, क्लियर है? तो एक बार हम फटाफट क्विक रिवाइज कर लेते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस में। है कुछ भी नहीं है, प्रोसेस यहीं खत्म हो गया, ठीक है? हमने क्या देखा? इक्वेशन, वर्क डन और ग्राफ। इक्वेशन हमने क्या देखा? इक्वेशन यही था शॉर्टकट में कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर आप स्टेट ऑफ मैटर पढ़े होगे केमिस्ट्री का चैप्टर, उसमें इसी को चार्ल्स लॉ कहा जाता है, ठीक है? या फिर इसको ऐसे कह सकते हो V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2, क्लियर है? ये इक्वेशन था। वर्क डन हमने पढ़ा, वर्क डन का क्या फॉर्मूला था? P∆V या फिर W इज इक्वल टू NR∆T, क्लियर? ये वर्क डन। ग्राफ अभी आपको क्लियर है? आइसोबैरिक प्रोसेस में इतना ही है। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं ग्राफिकली, ग्राफ पे बेस्ड। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सबको। ये अभी तो शुरुआत है, क्योंकि मैं बहुत लंबे लेक्चर नहीं डालता हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। बहुत ही सिंपल सा है। एक क्वेश्चन है कि फाइंड द रिलेशन, ये मैं R ऐसे लिखता हूँ, है ना? रिलेशन बिटवीन P1, P2 एंड P3। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ दिया गया है, आपको तीन ऐसे कर्व दिए गए, P1, P2 और P3। आपको तीनों के रिलेशन बनाना है, P1, P2, P3 में क्या रिलेशन होगा। आप फिर से वही बात पॉज करो, ट्राई करो, बताओ आपका आंसर सही था कि गलत, आप खुद से जज करो। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ। आप सबसे पहला काम क्या करो, सबका एंगल बना दो। ये एंगल θ3, ये एंगल θ2 और ये एंगल θ1। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहाँ देखो सबसे बड़ा एंगल किसका? θ1 इज ग्रेटेस्ट, इसके बाद θ2, देन θ3। सबसे छोटा कौन है? θ3। तो प्रेशर का क्या आएगा रिलेशन? P1 इज स्मॉलर, सबसे छोटा होगा P1, उससे बड़ा होगा P2 और उससे बड़ा P3, क्लियर है? ये एक छोटा सा ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है नीट में, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सफिशिएंट है। बाकी अगले प्रोसेस में पढ़ते हैं। थैंक यू।